और बाहर आते ही उन्होंने कहा, देश को तानाशाही से बचाना है, मैं इससे लड़ रहा हूँ। 1 तक जमानत मिली है। चलिए आज बात करते हैं अरविंद केजरीवाल जी को जमानत किस आधार पर मिली है। क्या प्रावधान थे संविधान के जिस आधार पर अरविंद केजरीवाल जी जमानत ले पाए हैं? चलिए बात करते हैं। पहले संक्षेप में बता देते कि मामला क्या था, क्यों जेल में गए थे। उसके बाद डिटेल सेशन करेंगे और जानेंगे क्या मामला था अरविंद केजरीवाल जी का। तो खबर निकल के आती है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 39 दिनों के बाद शुक्रवार 10 मई की शाम 6:55 पर तिहाड़ जेल से बाहर आए। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 1 जून तक के लिए अंतरिम जमानत दी है। उन्हें 2 जून को हर हाल में सरेंडर करने को कहा गया है। रिहाई के बाद केजरीवाल ने कार्यकर्ताओं से कहा, आपसे निवेदन है कि हम सब मिलकर देश को तानाशाही से बचाना है। मैं तन मन धन से लड़ रहा हूँ, तानाशाही के खिलाफ संघर्ष कर रहा हूँ। आज आपके बीच आके अच्छा लगा। कल सुबह 11 पहले हनुमान जी मंदिर में मिलेंगे, हनुमान जी का आशीर्वाद लेंगे। 11 बजे पार्टी ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। केजरीवाल दिल्ली शराब नीति मामले में 1 अप्रैल 39 दिन से न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल में थे। इससे पहले 11 दिन में ईडी की हिरासत में रहे। अदालत ने आज दोपहर 2 बजे एक लाइन में फैसला सुनाया। हालांकि उनके वकील ने 5 जून तक की रिहाई का अनुरोध किया था, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि चुनावी प्रक्रिया 1 जून को खत्म हो जाएगी। केजरीवाल की जमानत हो गई है। इसमें इन सुप्रीम कोर्ट ने 4 शर्तें इनके ऊपर लागू की हैं। आपको इनको पालन करना पड़ेगा। यदि आपने इनको उल्लंघन किया, इनको तोड़ा, तो आपकी जो रिहाई है उसको वापस हो जाएगी। वह 4 शर्तें थी कि शराब नीति केस में खुद की भूमिका पर कोई बयान नहीं देंगे। मतलब कि ये साबित ये सही है, दोषी है, निर्दोष है, उसके बारे में केजरीवाल जी कुछ नहीं कहेंगे। ये मामला कोर्ट के पास में पहुंच गया, कोर्ट इसकी सुनवाई करेगी। दूसरा, मुख्यमंत्री ऑफिस और दिल्ली सचिवालय नहीं जाएंगे, सरकारी कामकाज में दखल नहीं देंगी और फाइलों पर हस्ताक्षर नहीं करेंगी। वह शराब नीति केस से जुड़े किसी भी गवाह से बातचीत नहीं करेंगे, क्योंकि इससे डर है सुप्रीम कोर्ट को कहेंगे उसको लालच या डरा धमका कर केस बदलवा ना दें। आगे अंतरिम जमानत के आधार पर कोर्ट ने कहा 22 दिन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इतने समय से इनको ले रखा है रियासत में, और 22 दिन के लिए छुट्टी मिल भी जाती है तो ऐसे कोई बड़ी दुर्घटना और नहीं हो जाए, क्योंकि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के सीएम है और ये वापस इनको मिल जाएंगे। जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि अगस्त 2022 में ईडी ने केस दर्ज किया, उन्हें मार्च 2024 में गिरफ्तार किया गया। 1.5 साल तक वे कहाँ थे? गिरफ्तारी बाद में पहले भी हो सकती थी। 22 दिन यह इधर और उधर फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मतलब 2022 में आपको इसकी जानकारी मिल गई, तो अब तक तुम क्या कर रहे थे? अब जैसे ही चुनाव आया तो आपने गिरफ्तार कर लिया। ये तो कोई ठीक बात नहीं है। ये कहकर सुप्रीम कोर्ट ने इनको छोड़ने की बात कही है। लेकिन ईडी भाई कहाँ मानेगी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल छूट जाएंगे तो कहीं ना कहीं ईडी की नाक कटने वाली है इससे। तो ईडी के वकील थे, उन्होंने भी अपनी दलीलें देना शुरू किया। तो ईडी का कहना है कि चुनाव परिषद जमानत का आधार नहीं हो सकता, क्योंकि ये मौलिक अधिकार या कानूनी अधिकार नहीं हो सकता। दूसरा, उन्होंने कहा ईडी एक कभी कहा कि जमानत देने से गलत मिसाल कायम होगी। इनका भी ये कहना है कि यदि आप नेता होने के नाते उनको प्रचार करने के लिए इस प्रकार का अधिकार दे देते हैं, तो कहीं ना कहीं जो जनता, सामान्य जनता है, उसमें निराशा का भाव होगा। सुप्रीम कोर्ट में अब आगे प्रक्रिया चली रही है। जो भी बयानबाजी नहीं करेंगे इसके खिलाफ और अपना पासवर्ड है उसको सरेंडर कर देंगे, ताकि देश छोड़ के कहीं बाहर न जा सकें। दिल्ली से बाहर जाने पर जांच एजेंसी को बताना होगा और अपनी जो भी लाइव लोकेशन है उसको शेयर करना पड़ेगा। ये नॉर्मल होता है। पासवर्ड वगैरह इनसे रखवा लिए गए और लोकेशन भी इनसे मांग ली गई। अब आगे बात आती है कि अंतरिम जमानत क्या है, ये सामान्य जमानत से अलग कैसे होती है। तो सुप्रीम कोर्ट के वकील विराग गुप्ता के मुताबिक संविधान में जीवन का सबसे बड़ा अधिकार है, उसके अनुसार निर्दोष व्यक्ति को बेवजह जेल में नहीं रखा जाना चाहिए। इसलिए गिरफ्तार व्यक्ति को जमानत में रिहा करने के लिए सीआरपीसी की धारा 437 और 439 में कानूनी प्रावधान है।
भारतीय दंड संहिता के मुताबिक किसी भी आरोपी या दोषी को 3 तरह से जमानत दी जा सकती है। अग्रिम जमानत या फिर एंटीसिपेटरी बेल। देखिए एंटीसिपेटरी बेल होता क्या है? अगर किसी व्यक्ति को आशंका है कि उसे पुलिस गिरफ्तार कर सकती है, तो वह सीआरपीसी की धारा 438 के तहत एडवांस में बेल यानी अग्रिम जमानत ले सकता है। यह केवल वही व्यक्ति दायर कर सकता है जिसे पता है कि उसे गैर जमानती अपराध के लिए पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जा सकता है। नियमित जमानत या रेगुलर बेल क्या है? यदि कोई व्यक्ति पुलिस द्वारा गिरफ्तार या पुलिस हिरासत में है, वह सीआरपीसी की धारा 437 और 439 के तहत जमानत याचिका दायर कर सकता है। अंतरिम जमानत या फिर एंटीसिपेटरी बेल। नियमित जमानत की अर्जी और फासले में विलंब की स्थिति में सक्षम अदालत अग्रिम बेल दे सकती है। सुनवाई के बाद यानी नियमित बेल की अर्जी अस्वीकृत हो जाती है, तो फिर अंतरिम बेल भी रद्द मानी जाती है। जमानत देते समय कोर्ट कुछ शर्तें लगा सकते हैं, जिनको आरोपी का पालन करना होगा। जमानत की अवधि समाप्त होने से बाद आरोपी को बिना वारंट गिरफ्तार किया जा सकता है। लाल कामिनी प्रताप बनाम उत्तर प्रदेश राज्य मामले में 2009 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि उचित मामलों में अंतिम जमानत आवेदन के निपटारे तक अंतरिम जमानत दी जानी चाहिए, क्योंकि किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी और हिरासत में उसकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचती है। ये अरविंद केजरीवाल जी की पत्नी, जब अरविंद केजरीवाल जी जेल में थे, तब इन्होंने बहुत अच्छे से आम आदमी पार्टी को लीड किया है। तीसरा है सवाल, ये आपके सामने आ रहा होगा कि अरविंद केजरीवाल अंतरिम जमानत की शर्तें क्या है और वो क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए भी इनके फिक्स दायरे किए कि आप इन्हीं चीज़ों के अंदर रह सकते हैं, इसके खिलाफ आप काम नहीं कर सकते। वो है इस दौरान मुख्यमंत्री कार्यालय और दिल्ली सचिवालय में नहीं जाएंगे, पहली शर्त। दूसरी शर्त है किसी सरकारी फाइल पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे जब तक लेफ्टिनेंट गवर्नर अप्रूवल के लिए जरूरी ना हो। चौथा, मौजूदा केस पर किसी तरह की टिप्पणी नहीं करेंगे। पांचवा है मौजूदा केस से जुड़े किसी गवाह से नहीं मिलेंगे और ना ही इससे जुड़ी फाइलें देखेंगे, क्योंकि उनको डर है कि गवाह से मिलेंगे तो कहीं ना कहीं मामला बिगड़ सकता है। चौथा सवाल आपके सामने आ रहा होगा कि ईडी के वकीलों ने केजरीवाल की अंतरिम बेल के विरोध में क्या तर्क दिए। सीधी सी बात है, ईडी बिना प्रयास किए तो छोड़ नहीं सकती। प्रयास तो अपनी तरफ से पूरे किया है कि अरविंद केजरीवाल को रखी लें, तो ईडी की तरफ से भी आए हैं कुछ जवाब हैं, और उनके जो वकील साहब थे उन्होंने 4-5 चीज़ें रखी हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान प्रचार करने का अधिकार मौलिक अधिकारों में शामिल नहीं है, ना ही ये संवैधानिक अधिकार है और ना ही कानूनी अधिकार है, तो आप उनको नहीं छोड़ सकते हो। दूसरा, उन्होंने कहा हमारी जानकारी में किसी भी राजनेता को अंतरिम जमानत नहीं दी गई है। अगर कोई नेता चुनाव नहीं लड़ रहा हो, ऐसी स्थिति में जमानत नहीं दी गई। इसमें इनका कहना है कि ना तो अरविंद केजरीवाल राजनेता भी हैं, तो सामान्य यदि इनको छोड़ देंगे तो सामान्य जनता के साथ में भेदभाव होगा। और दूसरा है कि अरविंद केजरीवाल कोई अपना चुनाव खुद का तो लड़ नहीं रहे हैं, इनके पार्टी चुनाव लड़ रही है, तो इनको छोड़ने की ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। तीसरा कहा कि ऐसा नहीं है कि किसी राजनेता को अंतरिम बेल मिल जाए तो उसे गिरफ्तार नहीं किया जा सकता या जुडिशियल कस्टडी में नहीं रखा जा सकता। यानी कहने का इनका मतलब ये है कि ऐसा नहीं हुआ है कि एंटी से मिल जाए तो उसे पूछताछ भी ना करते, हम तो पूछताछ कर रहे हैं, जेल में कहाँ रख रहे हैं। इनका पूरा मतलब ये है कि अरविंद केजरीवाल को जेल में रखा जाए। तीसरा, उन्होंने कहा कि 3 साल में 123 इलेक्शन हो गए हैं, अगर हम इस तरह से इनको छोड़ते रहें तो हम तो अपना काम कर ही नहीं पाएंगे। हर साल कोई ना कोई इलेक्शन ही होता रहता है, तब तो मतलब नहीं है इनको देना, कोई ठीक है नहीं है, छोड़िए इनको, हमें हमारे पास में रखिए, हम इनसे पूछताछ करेंगे। पांचवा, इन्होंने जवाब दिया कि अगर चुनाव प्रचार के लिए केजरीवाल को कोई रियासत दी जाती है तो ये सामान्य जनता के साथ में भेदभाव होगा, क्योंकि संविधान तो समान लोगों के साथ में समान अधिकार की बात करता है, तो फिर एक नेता होने के नाते इनको छोड़ना कोई ठीक नहीं प्रतीत होता है। लेकिन ये तो अब अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी की दलीलें सुनिए। इनका कहना है ईडी ने सेक्शन
50 के तहत जो सबूत रिकॉर्ड किए हैं, इसमें केजरीवाल के खिलाफ कुछ नहीं है। उनकी गिरफ्तारी गैर कानूनी है। ये कह रहा भाई ठीक है, जमानत होगी नहीं होगी, चुनाव चलेंगे नहीं चलेंगे, सामान्यता के साथ में भिड़ो, वो सब छोड़ो यार। कम से कम पहले तुम ये तो बता दो कि हमारे अरविंद केजरीवाल दोषी है भी नहीं है। तुम जो दोष लगा रहे हो और वो हमारे केजरीवाल तो झूठे ही हो रहे हैं, तुम बेमतलब के क्यों लिए रहे हो? भाई हमारे इतनी नेता की गलती हो, तुम 4 नहीं 6 दिन रख लो, 10 दिन रख लो, हमारे नेता की कोई गलती नहीं है, तुम बेवजह उनको उठा के घूम रहे हो, ये गलत बात है। दूसरा कि तुम जो सब लगा रहे हो आरोप, उनका तुम्हारे पास में सबूत भी तो होना चाहिए। सिर्फ तुम शक के आधार पर रख लोगे क्या? ऐसे तुम किसी को भी उठा के ले जाओगे? हाँ, और तीसरा इन्होंने कहा कि तुमने केजरीवाल को जो 9 बार सामान भेजे थे ना, भाई केजरीवाल ने उनके सारे के सारे के जवाब दिए हैं तुमको। फिर भी तुम्हें समस्या हो रही है। भाई दिल्ली की सीएम है वो, उनको और भी तो काम होते हैं, तुम्हारे जवाब तुमको मिल तो जा रहे हैं। इस तरह से इनको रखना तो गलत बात है, छोड़ देना चाहिए। और इन्होंने चौथा कहा कि भाई आरोप जो लगा है वो पार्टी के ऊपर लगा है, आम आदमी पार्टी के ऊपर। तो फिर केजरीवाल को ही अकेला क्यों गिरफ्तार किया जाना? अभी पहले पे आप ये तो देख लो कि उस पार्टी में भ्रष्टाचार किया किसने है। ना तो आपको ये पता है भ्रष्टाचार किसने किया, ना तो आप कोई सबूत दे रहे हो, बेवजह आप टाइम बढ़ाते जा रहे हो। इनको छूट मिलनी चाहिए, क्योंकि भाई साहब इन्होंने कोई गलती ही तो की ही नहीं है। पांचवा है कि ईडी ने जिस गवाह बनाया है, उसके 9 बयान तो आप सुन ही नहीं रहे हो। 9 बयान वो ऐसे दे रहा है जिसमें केजरीवाल के नाम ही नहीं है, और 10वां बयान में उसने नाम लिया तो तुम उसको पकड़ के बैठ गए। या तो उसके 9 के 9 बयान मानो, और या तो फिर उसको छोड़ दो। भाई साहब इनके पास में जब 4-5 सीजन थी, ईडी इनका जवाब नहीं दे पाई और ईडी हार गई। उसके बाद में खबर निकल के आती है कि अरविंद केजरीवाल को 1 जून तक के लिए छूट मिल गई है, और वो 1 जून तक आराम से अपना चुनाव प्रचार करेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। और जो उनकी आम आदमी पार्टी है, निश्चित रूप से बहुत अच्छा काम करेगी, और उम्मीद है कि ये चुनाव जीत भी सकती है इनकी पार्टी। अब देखना होगा कि आके इनके कौन कौन से बयान सामने आते हैं और ये किस प्रकार की जनता के सामने वादे करते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद। इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।